सभी को नमस्कार। देखिए, आज हम जैसे आपको बताया था कि महाभारत की क्लास है वो शुरू हो जा रही है 1 जनवरी से। तो आज 1 जनवरी को हम पहला वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो कुछ एक टॉपिक है, जैसे हमने 12 क्वेश्चन बनाए हैं, महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो 12 बनाए हैं और उन 12 क्वेश्चनों में से आप बच जाएगा, ये हमारी गारंटी है 100% की। तो इसको कंटिन्यू बनाए रखें और देखते रहिए, अपने नोटबुक में उतारते जाइए। सबसे पहले तो बेसिक की बात करें कि छोटी क्लासों से भी कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, वो सारे सारे मैं आपको बनाकर बताऊंगा और आप अपने नोटबुक में उतारते जाइए। तो मैंने पहली प्रश्नावली की जो बेसिक वीडियो था उस वीडियो में बताया था कि प्राकृत क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। तो पूर्णांक है वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ये होते हैं पूर्णांक। और प्राकृत की बात करें तो 1 से शुरुआत होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये होते हैं। तो इनमें से फर्क क्या होता है वो क्वेश्चन में मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपको इतने याद रखना, पूर्णांक वो पूर्णांक से मतलब पूरी, पूर्णांक से मतलब पूरी संख्या याद रखिए। और पूरी संख्या से 0 से शुरुआत होती है और प्राकृत है वो 1 से शुरुआत होती है। भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, 6, 8, 9, 10, इस प्रकार से होता है। फिर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या की शुरुआत सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, 0 होती है। तो यही से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 2 अभाज्य की बात करें 3, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10 तक नहीं है, फिर 11, 7 रह गई और फिर 11, इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। फिर हम बात करते हैं कि प्रथम 5, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। इसी प्रकार के मैं आपको 12 क्वेश्चन करवाऊंगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पूरी प्रश्नावली से सभी से उठाए गए हैं, ठीक है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग पूछा है। तो प्रथम 5 आपको पता होना चाहिए कि प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है और कौन सी कहाँ से शुरुआत होती है, ये आपको याद है तो आप इसे को आसानी से कर सकते हैं। तो मैं रूप से ये चाहूँ आपको तैयार करनी होगी पहले। तो भाज्य संख्या आपको बता दी थी, आपको 4 से शुरुआत होती है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गई, 4, 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10 और इनका जोड़ बताना है आपको। ऑप्शन में एबीसीडी में दे सकता है, पूछ सकता है, ठीक। तो 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18, 19, 20, 27, 27, 37, ये हमारे पास आ गया 37। इसी प्रकार भाज्य संख्या में एक जो छोटी क्लास 9वीं क्लास में लगता है, 7वीं क्लास में पूछा जाता है, मध्य वाला पूछा जाता है। तो इस प्रकार का आपको पूछा जा सकता है। तो प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का मध्य पूछा है आपने, क्या पूछा है। तो और मध्य का सूत्र होता है आंकड़ों के योग बटा में आंकड़ों की संख्या, जितनी संख्या होती है उतनी हो जाती है। तो प्रथम 5 है, यहाँ पे भाज्य की बात करें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 से पूछा है ना। तो इनको जोड़ दीजिए, 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 9 प्लस में 10 और इसमें 5 का भाग लीजिए। तो आपने ऊपर का योग तो कर रखा था, यहाँ पे आ गया हमारे पास 37 बटा 5 और ये पॉइंटर में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में जो 35 और बच्चे 2 और 4, 7.4 इनका मान आ गया। तो इस प्रकार से आपको एबीसीडी में दिया हुआ है। अब थोड़ी सी मेहनत आपको, मैंने आपको कहा था कि आपको भी मेहनत करनी है। तो आपको कौन सी मेहनत करनी है, आपको ये करनी है कि ये मैंने जो यहाँ पे भाज्य लिखा है, आपको 2 क्वेश्चन इसकी हो गई, भाज्य की बन गई 2। अब 2 आपको अभाज्य की बनानी, यही यहाँ पे जो भाज्य नाम दिया है उसकी जगह पर आपको अभाज्य नाम लिखना है। यहाँ पे अभाज्य लिखकर ये 2 सवाल आप बनाएंगे, ठीक है। इसके 2 क्वेश्चन इसके और 2 क्वेश्चन इसके, यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल हो गए 8 क्वेश्चन। मैंने 2 बनाकर आपको बता दिए कैसे आपको हल करना है। बाकी आपको जो 6 क्वेश्चन और बच गए वो आपको स्वयं को उतारना है। तो अभी से आप एक पेज का छोड़ दीजिए और उस पेज में आपको बाद में काम करना है, ईमानदारी से आपको करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इसी में से ज़्यादा पूछता है, इसी में से ये ज़्यादा पूछता है। ये मैं बताऊंगा तो आप ज़्यादा जानते, लेकिन जब आप सोच कर कुछ निकालेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो ये हमने क्या कर दिया इतना निकाल दिया, 1, 2, 3, 4, इन चारों से कुल क्वेश्चन में 8, ये 8 आपको करना है। या फिर आपको सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या वो कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इसको उतार लीजिए आप, उतारने के बाद में बाकी चलिए। अब मैं आपको आगे दूसरा सवाल बताता हूँ। यह वही क्वेश्चन है जो 2023 में आपको पेपर में इसमें से देखने मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। 140, अब वो उसको आप ऐसे भी लिख लीजिए, 3 नंबर लगा तो 3 नंबर लगा दीजिए, या फिर उसके पार्ट लिख दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर उसको 1 कर दीजिए और उसके पार्ट कर दीजिए। यहाँ पे 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखो,
अभाज्य गुणनखंड लिखो। इसके अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो आपको कैसे निकालना है, इसका लेस निकालना है या फिर अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। उसके अभाज्य गुणनखंड आपको अभाज्य में दिए गए होंगे तो उसको मैं आपको बता दूं किस प्रकार से आपको दे सकता है। तो इसमें 2 का भाग जाता है 70, फिर 2 का देंगे 35, फिर जाएगा इसमें 5 का 7 बार और फिर जाएगा 7 का 1 बार। देखिए अब इसको आपको कैसे लिखना है, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं मैं 2 × 2 × 5 × 7। या तो आपको ऐसे लिखा हुआ होगा या भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। इस प्रकार से आपको दोनों में एवरेज देने दिया होगा, आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो इसको वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए। इसके बाद में आगे आपको इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और बनता है वो बता देता हूँ आपको। अब है इसके बाद में सेम इसी के जैसा है, करना कुछ नहीं है, सवाल को घुमा फिरा पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखा है 156 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। इसमें आपको क्या घातों का योग पूछा है आपको, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड का मालूम होना चाहिए कि कौन से होते हैं। अभाज्य गुणनखंड होंगे तो आपको क्या करेंगे, जो घातें हैं उनका योग कर देंगे। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 8 ठीक आ जाएगा, 7 दूनी 14 और 8 दूनी 16। फिर 2 का देंगे तो 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18 49 आ गया। अब इसमें 3 का जाएगा 1 और 3 13, फिर 13 काटेंगे तो 1 बार आ गया। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए 2 × 2 × 3 × 13। अब मैं इसको करूँगा तो आप सीधा जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, 1 पावर इसकी, तो इन सभी को जोड़ेगा तो वो जो 1 + 1 + 1 + 1 आ गया, इसका योग कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, या फिर हम इसको शॉर्ट में लिखें तो 2 की पावर 2 × 3 × 13 ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की पावर कितने 2 है, 3 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो इसका योग भी करेंगे 2 + में 1 + में 1 कुल योग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो घातों का योग भी पूछा जा सकता है, तो घातों का योग कितना हो गया 4 हो गया। तो इस प्रकार का आपको सवाल तैयार करना है, घातों का योग भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इस बात को समझते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही का अलग है वही दोबारा दिन होगा। अब इसके बाद में आगे हमारा है 2 क्वेश्चन हो गए और सॉरी ये 2 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको उतार लीजिए। अब हम करवाते हैं आगे 4 नंबर सवाल, जो कि इस प्रश्नावली का सबसे बेहतरीन माना जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन दोनों में 2 कंफ्यूज होता है, मैंने प्रश्नावली बता दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वो एक बार देख लेना चाहें तो देख सकते हैं आप। इसके बाद में आगे हमारा है 5 नंबर सवाल कि 5 की पावर n क्या यह है 0 पर समाप्त हो सकती है। अब बाकी आपको किसी प्रकार से सवाल को कैसे भी घुमाकर पूछे, आपको ये नाम देखना है, कोई भी संख्या दी हुई है और उस पर 0 पर समाप्त होने के लिए आपको पूछ ले, आपको कौन सा तरीका लेना है। तो इसके लिए हमारी एक शर्त थी कि अगर वह संख्या तभी 0 पर समाप्त होगी जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × n हो। कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके हम अभाज्य गुणनखंड उसके टुकड़े करेंगे तो हमें 2 × 5 मिलेगा, तभी हमें क्या होगा संख्या 0 पर समाप्त होगी। और 5 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 × 5 आता है, यानी कि यह संख्या 5n 0 पर कभी भी 0 समाप्त नहीं होगी, 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। और इसको आप समझना चाहें तो हम कर सकते हैं 2 × 5 रखिए तो हमारे पास कितना आता है 10 आता है। अगर किसी संख्या का 10 भी आए 20 30 40 या फिर हम इसके साथ में और कोई हो, लेकिन इसके साथ में और कोई गुणनखंड हो लेकिन 2 और 5 जब होना अनिवार्य है, यही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें 2 और 5 होना दोनों जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 0 पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए, इसका एक एग्जांपल आप अगर और लिखना चाहें, जैसे तो मैं आपको बता दूं 70 दे देता हूँ, 17n है, 17 ले लीजिए, या फिर हम इसको टुकड़ा में करें तो और
20 ले लीजिए, 20 एन ले लीजिए, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। 20 एन क्या 20 एन शून्य का शून्य कर सकते हैं, 20 की एवज गुण करेंगे, 20 का पूरा कराना, 2 को भाग देना, 10 बटा को, फिर 2 को, फिर 5 को, 5 हो गया 20। ये हमारे पास कितना आ गया, ये 2 आ गया। हमें तो ये चाहिए था और ये हमारे पास दिख गया, तो ये क्या वो शून्य का शून्य है और ये आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए। 5 नंबर सवाल आ गया। फिर आगे बढ़ाया 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है वो दशमलव के प्रसार से शांत और अशांत से पूछेगा। तो ये क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि मैं ये यहाँ पे करवाऊँ, ये आपको ऐसा नहीं पूछ सकता है या फिर खालिस्तान में पूछ सकता है। इस प्रश्नावली से 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे और एक बड़ा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ जाएगा। ये आप लिखना चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, पहले दिखाया नहीं कि 2 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ जाएंगे या फिर पूछ सकते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और एक है वो 2 नंबर का, 2 नंबर का एक है लघुगणक। ये आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2 क्वेश्चन एक एक करके वो वस्तुनिष्ठ और एक 2 नंबर का एक लघुगणक प्रश्न पूछेगा। ये आप लिखना चाहें तो टॉपिक है, इस जो प्रश्न पेपर नॉलेज के उसको ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ के और एक लघुगणात्मक। वस्तुनिष्ठ को एक एक नंबर का आएगा और बाकी जो बचे हैं वो सारे किसे आएंगे, 2 नंबर का आएगा। अब बात करते हैं, हम इसको आगे बढ़ाते हैं। 5 सवाल हो गए हमारे। 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल है 6/15। 6 नंबर सवाल है 6/15 का दशमलव प्रसार। क्या होगा? इसका दशमलव प्रसार पूछेगा, शांत होगा या फिर अशांत होगा। आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं खालिस्तान में दशमलव प्रसार शांत होगा, अशांत होगा या फिर ऐसा नहीं बोल सकता है। तो देखिए, दशमलव प्रसार की एक हमारी शर्त होती है कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड हर के अभाज्य गुणनखंड किसके हर के अभाज्य गुणनखंड करें, तो अगर उनके गुणनखंड का जो रूप है वो या तो 2/5 आना चाहिए या फिर 2 के अलावा सकते या फिर 5 के सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई और संख्या नहीं आनी चाहिए। ये हमारे पास दशमलव प्रसार की शांति जो शर्त थी शांत होने की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 करेंगे और 15 का थोड़ा कराना 3/5 आएगा। तो 5 तो आ रही है लेकिन 3 नहीं आना चाहिए, इसके साथ क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए और कोई सी संख्या नहीं आनी चाहिए। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत। अशांत। अब आवर्ती और अनावर्ती की बात करें तो यहाँ पे देखिए 6 है और 6 में हम 15 का भाग दूंगा, तो अगर भाग रुक जाता है तो ये अनावर्ती होगा, अगर भाग नहीं रुकेगा तो आवर्ती चलता जाएगा। तो यहाँ पे भाग करेक्ट हो जाता है, लेकिन चौका 7 ये पूरा पर भाग हो गया, ये रुक गया, इसी क्या हो गया, अशांत अनावर्ती हो गई। इसके बाद में आगे हमारा है, देखिए एक छोटा सा खालिस्तान है। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया, √2 एक संख्या है। √2 एक क्या ऊंची संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी के साथ में एक 8 नंबर और बना देते हैं। क्वेश्चन मैं यहीं पे बना रहा हूँ, क्वेश्चन में कुल 12 क्वेश्चन लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे एक और बना देते हैं। 6 प्लस में 3√5 एक संख्या है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपको पूछा जा सकता है। तो ये 8 क्वेश्चन हो गए, जल्दी कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। अब हमारे पास जो छोटे क्वेश्चन थे एक नंबर की या फिर छोटे क्वेश्चन बात करें वो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। छोटे क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये सभी क्वेश्चन कितने नंबर के, एक नंबर के थे। अब हमारा क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा और अभी कुल बचे हैं 2 और 3 5 सवाल बचे, बस 5 सवाल आपको बता देंगे। खैचो से आप बता लीजिए इसको, फिर हम अभी तक बताते हैं। चलिए, इसके बाद में 2 नंबर सवाल हमारा आपके सामने होगा। 9 नंबर के लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ आपको, क्योंकि सवाल पूछा जा सकता है, फिर आप कहेंगे कि मुझे हमें बताया नहीं। आपको सवाल में कोई सा भी कहे, जैसे आपको एक पीरियड वाला सवाल है, आपको उस सवाल में आपको क्या करना है, नीचे अधिकतम संख्या कार्य की है तैयार करना, तो वो उसी से मैं बता देता हूँ आपको कि एलसीएम और एचसीएफ इसे लेस से भी बोला जाता है, इसे लेस से भी बोला जाता है, इसे लेस से भी कीजिए। पिछली बार एक सवाल पूछा गया था, सवाल में लेस है और इसका होगा
वैसे है। इसकी विशेषता ये होती है कि अधिकतम मान होता है, सॉरी न्यूनतम मान होता है, लेस है वो होगा न्यूनतम मान, या फिर न्यूनतम संख्या पूछ सकता है, या फिर कम से कम, कम से कम। इसमें क्या होगा, इसमें अधिकतम पूछेगा, अधिकतम या फिर ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा कौन कर सकता है। आपको सवाल में जो परेड वाला सवाल है वो आप एक बार नोट करके आराम से उतारिए, उसमें आपको पूछ रखा है कि अधिकतम पूछा है। तो आपको कोई भी सवाल हो, कैसा भी घुमा फिरा के, थ्योरी वाला सवाल है वो मैं नहीं करवाया है, क्योंकि अगर आपको पूछ लेगा तो आपको थोड़ा सा मैं बता देगा कि इसी सवाल में आपकी लाइफ में समझ में आ जाएगा, क्योंकि छोड़ने वाले हम कुछ भी नहीं है, एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, ये मैंने बता दिया, इस प्रकार का गुजर जाता है। तो आपको क्या करना है, इनमें से देखिए न्यूनतम मान और अधिकतम मान, आपको सवाल में कुछ जैसे फूलों की क्यारी दे दे, या फिर परेड वाला दे रखा था, या फिर कोई कहते कि बगीचों में मुझे ये इतने इतने पौधे लगाने हैं, इतने इतने पेड़ लगाने हैं, तो अधिकतम कितने पेड़ लगाए जा सकती हैं, न्यूनतम कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो ऐसा सवाल हुआ फिर मुझे आपको बस शब्दों को ध्यान रखना है, अगर न्यूनतम दे रखा हो, कम से कम दे रखा हो, तो आपको क्या लेस निकालना है, और अधिकतम और ज्यादा से ज्यादा मुझे तो आपको क्या ऐसे निकालना है। ठीक है, इसको इतने को उतार लीजिए। इसी में लेस समस्या अब मैं ऐसे लेस समस्या से सीधा आपको एक टॉपिक पर सवाल कर सकता हूँ। इसमें एक नीचे सूत्र और ऐड कर लेना आपने कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCM इंटू HCF। आपको अगर सारा समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या LCM इंटू HCF, ये हमारे पास एक सूत्र है। इसी सूत्र से एक सवाल पूछा जा सकता है आपकी बार, क्योंकि पीछे कभी नहीं पूछा गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको 100 में से 100% मान सकते, मुझे ऐसे लगता है कि सवाल आएगा 2023 में। तो इस सवाल को आपको तैयार करना है। किस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा वो मैं आपको बता दूंगा, घुमा फिरा के बार बार वही सवाल पूछा जाएगा, किस प्रकार से तैयार करना है मैं वो मैं आगे बताऊंगा कि आप में से पहली संख्या पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, LCM पूछ सकता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, चारों को पूछ सकता है। आपको 3 मान दिए हुए होंगे, तो कैसे होगा देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। पहला सवाल है आप किताब से ये सवाल है 1.2 का 4 नंबर सवाल है, 1.2 का 4 नंबर सवाल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। कितना सवाल आ गया हमारे पास से, अभी हमने पढ़े थे 8 पढ़ लिए थे, 8 या 9 पढ़ लिए थे, उसमें आगे बता दीजिए। मैं मेरे कॉपी में जो है वो अभी सवाल नंबर है 8, 9 नंबर है, शायद मैंने पीछे 8 करवा दी थे, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। देखिए HCF है 306, HCF देखना है हमें 306, और जो दूसरी संख्या दे रखी है 657, और इसका जो मान दे रखा है HCF है वो कितना है 9 है। इसके साथ में बात करें हमें LCM की, तो LCM इसी संख्या का निकालना है, इसका 306 और 657, ये दो संख्या है हमारे पास। पहली संख्या कौन सी है 306 है, और दूसरी संख्या बात करें तो 657 है। इन दोनों संख्याओं को हमें क्या दे रखा है HCF दे रखा है, और HCF के अंदर क्या 9 दे रखा है, और हमें पूछा क्या है LCM निकालना है आपको। तो LCM कैसे निकालिए, कौन सूत्र से निकालिए, वही संख्या की पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में LCM इंटू HCF, उसी सूत्र से आपको क्या करें, इसको हल करना है। तो आपको हल कैसे करना है, 2 नंबर का आ सकता है, ये कैसे आएगा, 2 नंबर का सवाल बच जाएगा। तो ये सूत्र लिखना आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में HCF इंटू LCM, ये हमारे पास सूत्र आ गया। तो पहले संख्या कौन सी है 306 है, ये जो पोस्ट में दी हुई है वो क्या होगी, संख्या होगी, या फिर पूर्णांक भी पूछा सकता है। ठीक है, इनको पूर्णांक बोलते हैं, और दूसरी क्या 657 है बराबर में LCM आपको दे रखा है 9 इंटू LCM आपको याद करना है। तो आपको क्या करना है, इस 9 को इधर दे देना है, तो 306 यहाँ पे गुणा में लगा दूंगा सीधा, गुणा में 306 इंटू 657 9 बराबर में LCM, इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 27, 28, 29, 30, 36। ये देखिए हमारे पास 9 3 27, 3 बार बोलिए 27, 27 से 3 गए 36, 9 4 36, ये हमारे पास आ गया, और 14 इंटू 657 बराबर में LCM, और इन दोनों को क्या करना है आपस में गुणा कर लीजिए, उतार लीजिए इसको, एक लाइन छोड़ दीजिए, बाद में इसको गुणा कर लीजिए, या फिर वीडियो को रोककर अभी कर लीजिए आप। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बच गए, 2 और 2 4, कुल 4 क्वेश्चन बचे। बस 4 क्वेश्चनों के बाद भी आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रश्न इसी बस आपको इस प्रकार के आपको सवाल तैयार करने हैं।
बाकी प्रश्न में अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका जो 4 नंबर का आएगा वो मान के चलिए 2 या 3 नंबर का आपको 2 नंबर का तो कम से कम बता रहा हूँ 2 नंबर का या 3 नंबर का चाहे हो सकता है 4 में से 4 आएगा। हमारे घर हमें ऐसे लगता है कि जो सवाल बताए मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्हीं सवालों में से आपके आ जाएगा। तो अब जो सवाल बचे हैं वो बड़े वाले सवाल बचे हैं, छोटे वाले सवाल है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो सवाल 4 बचे हैं 4 को हम बड़े शानदार तरीके से समझेंगे। पहले आपको देखिए एक क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन, आपको पता ही होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र क्या होता है, a बराबर में bq प्लस r, ये सूत्र होता है a बराबर में bq प्लस r। अब हमें 867 संख्या दे दी है 867 बाय 255 और ये सवाल हमने उठाया है 1.1 का पहला सवाल है। 1.1 के पहले सवाल का जो भाग नंबर है 3 नंबर भाग है, पहले सवाल का 3 नंबर है 1.1 का, उसी से हम आपको देख लीजिए सवाल को देखना है। तो अब इनमें आपको क्या करना है, पहले आपको बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो कौन सी संख्या बड़ी है 867 बड़ी है। अब हमें भाग देना है इस प्रकार से कि एक ही जगह पर होगा हमारा जो सूत्र देखेंगे वो क्या था, भाज्य बराबर में भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। ये शॉर्ट में था थोड़ा सा 867 है, ये हमारा क्या है भाज्य और भाजक मतलब भाग देने वाला। तो 867 में हम क्या करेंगे 255 का भाग देंगे और भाग देंगे कैसे, इसमें से ऐसे देंगे 867 और 255। ये आपको मैंने मीडियम साइज का सवाल बताया है तो सरल है, नहीं है मीडियम साइज का है। तो आपको क्या करना है 255 का साइड में पार्ट नहीं देना है, ठीक है। 2 3 बार पार्ट जब वही से क्या वापस जोड़ेंगे 5 में, इसी में 255 जोड़ेंगे तो 5 में 5 बड़ा 10 और 10 रहे 11, 2 2 4 1 5, ये काम हो गया। इसमें एक बार बोलेंगे तो 255 और 2 बार बोलेंगे 510, फिर 5 6 और 5 6 7 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, कितना आएगा 600 765 7 में से 5 हटाएंगे 2 0 और 1, इतना हो गया, कितना आ गया 102 आ गया। ये आप लिखना चाहें तो हम हमारे पास जो साइड है उसकी कॉपी में लिख सकते, साइड वाले इस साइड में पेज है उसके इस साइड में लिख सकते हैं। मैंने बॉर्डर पर इसीलिए लिखा है क्योंकि कोई अगर नीचे बड़ा मजा आता है तो इस साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे गुणा में आएगा भागफल कितना 3 102। लेकिन अब हमारी शर्त थी कि आज आप लोग क्या नहीं जीरो नहीं है, शेषफल जीरो नहीं है, जब तक शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक आपको क्या करना है रुकना नहीं है, लगातार भाई पुनः प्रयोग लेना। तो r बराबर जीरो नहीं है तो पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये नाम मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप फुल फॉर्म लिखिए पूरी इस तरीके से। अब यहाँ पे वापस लगानी है तो वापस लगाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, इसमें छोटी सी बता दूं b और r का ध्यान रखना है आपको, b और r का लेना है, b यहाँ पे ये r ये रहा, तो 255 बराबर में है 102, तो 255 ले लीजिए यहाँ पे वापस दे दीजिए, 255 में भाग देंगे 102 का तो हमारे पास आ जाएगा शायद 204 जाएगा, 102 102 4 0 2 204 आएगा, 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 204 आएगा। हमारे पास कितना बच गया 4 घटा देंगे तो 51 बच जाएगा। तो यहाँ पे भाग में क्या था 2 और शेष में क्या था प्लस में शेष में था 51, यही था। अब फिर भी r बराबर में नॉट इक्वल टू 0 यानी कि r बराबर में 0 नहीं है तो क्या करेंगे पुनः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब क्या करेंगे दोबारा लगाना है, दोबारा लगाएंगे तो क्या करेंगे, दोबारा लगाने पर हमें वापस क्या है b और r का लेना है तो यानी 102 और 151, सॉरी 102 और 51 का चेक करेंगे, 102 और 51 में भाग देंगे हम, 102 में 51 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आएगा चाहिए, 1 1 2 5 5 2 बार जोड़ेंगे तो क्या होगा पूरा पूरा जाएगा। तो हमारे पास क्या है 2 प्लस में 0 यानी कि r बराबर में 0, तो जो b का मान कितना है 51 है, वही क्या है ऐसे कितना है 51, जो b का मान आता है वही ऐसे होता है। ये हमारे पास सवाल आ गया, इस पर आप थोड़ा सा स्टार लगाकर इंपॉर्टेंट लगाकर उतार दीजिए। समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार पीछे करके दोबारा देख सकते हैं आप। इस प्रकार आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हो तो आपको क्या करना है, याद करना है इस सवाल को।
चलिए फिर मैं आपको आगे एक सवाल इसी प्रकार का 1.1 का चौथा सवाल है वो करवा देता हूँ, जो कि महत्वपूर्ण ये छोटा सा पूछा जा सकता है छोटा सवाल। तो इसको मिटा देता हूँ और आगे आप 1.1 का चौथा सवाल निकाल लीजिए और उसमें देख लीजिए आप किताब में सवाल में आपको पूरा लिखा हुआ नहीं बोल के बताऊंगा, ठीक है। 1.1 का जो सवाल नंबर 4 है वही करवा रहा हूँ कि सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर हमें 3m और 3m प्लस 1 प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको प्रयोग करना है और उस प्रयोग में आपको क्या बताना है कि उस किसी संख्या का मैं अगर वर्ग करूं तो हमें क्या होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग करें तो हमें 3m और 3m प्लस 1 प्राप्त होता है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूँ पहले 3m प्लस 1 ये हमें दे रखा है और यहाँ पे लिखता हूँ मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर में v2 प्लस r। और एक बात आपको बता देता हूँ, बहुत सारे कंफ्यूज होता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही है, अब कोई सा भी लिखिए आपका दोनों में सही माना जाएगा। तो a बराबर में v2 प्लस r होता है और इसकी तुलना करें हम अगर तो जैसे q और यहाँ पे m है, ये क्या है, एक चर है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है, ये मान इसका मान है वो नियत नहीं रहता। और बाकी बात करें हम 3 और 1 की, तो शेषफल का मान बदलता रहता है क्योंकि शेषफल किसी संख्या का अलग अलग रहता है, किसी का स्थायी रहता है। तो यहाँ पे तुलना करेंगे तो तुलना करके इस प्रकार से लिखें हम, यहाँ पे लिखते 3m प्लस 1 तो b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो r के संभावित मान या फिर आप r के क्या मान होते हैं संभावित मान, r के मान क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता। अगर 3 होगा तो उसमें पूरा भाग चला जाएगा। तो शेष पर क्या रह सकता है, 0 रह सकता है, 1 और 2 इन दोनों में शेष पर रह सकता है। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं कि हमें क्या है किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग करना है आपको, तो किसी धनात्मक पूर्ण संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ r बराबर में 0 रखने पर, अब आपको करना है r बराबर में 0 रखना है तो रख दीजिए। यहाँ पे क्या है, a बराबर में 3q प्लस में 0 इसमें जगह पर रखा है मैंने, यहाँ पे रखा है b की जगह पर हमारे पास 3 है और r की जगह पर क्या रखना है 0 रखना है। रख दिया, a प्लस में क्या आ गया, सॉरी a बराबर में 3q आ गया। अब हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ में वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 3q आ जाएगा और इसी का हमने स्क्वायर करनी है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर में 3 की स्क्वायर करूंगा तो 9 आ जाएगा और q की करूंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें बनाना क्या है, हमें तो 3m बनाना है, इसको 3m बनाना है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बराबर में क्योंकि प्लस में कोई संख्या बचेगी नहीं तो ये बचेगा, तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया और बचा क्या 3q स्क्वायर बचा, यही तो बचा। और यहाँ पे a स्क्वायर बराबर में मैं इसको लिख देता हूँ 3m, जहाँ क्या है 3q स्क्वायर वो है m है। हमने 3q स्क्वायर को क्या मान लिया, m मान लिया और हमारे पास 3m आ गया, यही हमें क्या करना सिद्ध करना है। वह इसी प्रकार 3m प्लस 1 से करना प्रोसेस, तो इसको क्या करेंगे बराबर रख देंगे, तो r बराबर में 1 रखने पर, r बराबर में 1 रखने पर, r बराबर में 1 रखना तो 1 का देखो a बराबर में 3q प्लस 1 ये कर लिया। अब इसको क्या करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ से वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करना तो a स्क्वायर बराबर में 3q प्लस 1 और इसकी होल स्क्वायर करनी है। तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर लेंगे बराबर में, यहाँ पे सूत्र कौन सा लगाना है, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना है। कौन सा लगाना है, a प्लस b की होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आ गया। ये सूत्र हमें वापस लगाना है, तो वापस लगा दीजिए। a स्क्वायर 3q स्क्वायर कराना तो कितना जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में b कराना 1 स्क्वायर 1 करने तो प्लस में 3 गुणे 6q आ गया। ये हमें सूत्र लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना बच गया। तो इसको आप क्या करना, देखिए हमें क्या रखना है, प्लस में 1 रखना है। तो प्लस में वो ये करें कि आपका पढ़ना चाहिए एक बार,
तो हमारे पास 9 स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में 1 प्लस 1 उस साइड में अब बदलना है, इसको बदलना है, इसको इतने को क्या करना है 3 में बनाना है। तो 3 में बना दो, कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 1 आ गया। अब आने वाले इनको क्या करना है m मान है, 3 स्क्वायर प्लस में 2 बराबर है, इसको m मान लिया, इसके बराबर क्या आ गया 3 प्लस में निकाल के और आप गिनो सिद्ध कर दो। तो ये दोनों पास आ गए हमारे पास, दोनों के दोनों ये आ गए। तो ये सवाल था, कैसा लगा आपको जरूर बताना एक बार कि हमें बहुत अच्छा लगा, मतलब अच्छा लगेगा आपको इसी तरीके से हम समझाएं। तो ये हमारे पास सवाल था, वो था 10 नंबर का, इसको उतार लीजिए आप। इसी प्रकार आपके पास 2 सवाल होना चाहिए, थोड़ी सी देर है, मान मेरा की वैसे होती बहुत स्पीड से चलना, लेकिन स्पीड से चल रहा है, आपको मैं आराम से बता रहा हूँ। इस प्रकार का आपको सवाल तैयार करना है और इसके बाद मैं आपको एक सवाल देता हूँ, आपको खुद को करने का 4 सवाल 6 सवाल तो वो पहले दे दिए थे, एक सवाल अभी और दूंगा, 6 एक साथ 7 क्वेश्चन बनाने, 6 क्वेश्चन बता दिए छोटा छोटा, 8 मैंने 2 में करवा दिया, 4 6 करना है। अब इनके बाद में एक सवाल है वो इंपॉर्टेंट लगा तैयार करना है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट को नहीं, लेकिन पेपर में आता रहता है दिक्कत आ जाए, तो छोटा सवाल विषय और इंपॉर्टेंट ये है कि 2 नंबर हम पूछ सकते हैं, तो 2 नंबर हम बस के लिए, क्योंकि इसे थोड़ा सा अटैच तक 1 नंबर दे दे, न्यू ऊपर का फोटो और इन 1 नंबर दे दिया, तो 2 नंबर हम पूछ ही जा सके। तो इन उतार के बाद देते हैं लॉन्ग। देखो अब अगला सवाल, अब इसी प्रकार एक सवाल आगे हमारे पास है, रूट रिलेशन करना, ये भी आपको तैयार करना है, पूछा जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जब आप ये प्रैक्टिस वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट का बनेगा, इस वीडियो का अगर आप 2 बार देखते हैं 3 बार देखते हैं तो आपको और भी आनंद आएगा, और साथ साथ में आपको वीडियो चाहे कितनी बार देख रहे हो, लेकिन जब आनंद ज़्यादा हो सकते खुद निकालोगा, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस खुद करोगा ज़्यादा दस होगा। अब बात करता हूँ, आपको एक सवाल करता हूँ, रूट 3 कैसे करनी है आपको वो बता देता हूँ, फिर एक सीधा सिंपल सा तरीका बता दूंगा। अब हमारा है 11 नंबर, रूट 3 एक अप्रिमेय संख्या है। अब एक बार मुझे ऐसे लगता है कि तो फायदा होता है जब मैं आपको एक बार आप पढ़ लेते हैं इसको, और पढ़ने के बाद में आप फिर से यही से स्टार्ट करेंगे, मैं जहाँ से अभी बोल रहा हूँ वहाँ से स्टार्ट करके साथ साथ में लिखेगा, तब आपको 2 बार रिवीजन हो जाती है, एक बार आप निकाल के 3 बार, तो 3 बार में क्या हो जाता है। रूट 3 एक में से कहीं सिद्ध करना है, आपको क्या करना है सिद्ध करना है। तो इसका अंदर क्या करेंगे, इसको मैं एप्रीमेशन का लेकर इंफॉर्मेशन का लेकर हल करूँगा, इंफॉर्मेशन का लेकर हल करेंगे। तो यहाँ पे लिख दो मैं माना रूट 3 एक परमेशन क्या है, परमेशन क्या है लिख दिया। इसके बाद में आपको रूट 3 के बराबर में कुछ माना है, क्या माना है 1/2। अगर आपने पहले पढ़ा है तो आपको याद होगा कि 1/2 मानते हैं, और a व b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है हो गया। सह अभाज्य का मतलब होता है कि आपस में ऐसी दो संख्या जिनको आपस में भाग नहीं, जैसे मैं आपको बता दूं 6/11 2/3 4/9। अब ऐसे सह अभाज्य का मतलब 6 और 11 इनमें आपस में भाग है, 6 में 2 का जाता है 3 का भाग आता है, लेकिन इन आपस में भाग नहीं जाता। सह अभाज्य का मतलब साथ में आपस में किसी भी कोई संबंध नहीं, कैसे भी भाग दे तो भाग नहीं जाएगा। तो ये सह अभाज्य, अब इसको क्या करना है दोनों तरफ वर्ग करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर सॉरी एक अभी याद है, मैंने आपको एक सवाल नहीं बताया कि कौन सा सवाल आपको स्वयं करना था, जो मैंने आपको बताया था इस बार पिछले साल 10वां सवाल के बाद में आपको कौन सा सवाल करना है वो आपको बताता हूँ कि जो इसका 14वां सवाल है इसका 5वां सवाल क्या करना है, 1.1 का 5वां सवाल आपको हल करना है। ये सवाल था मैंने बताया नहीं, अभी याद आ गया मुझे,
क्योंकि सवाल 2-3 और पढ़ते हैं, मैंने वो सब वो करवा देते हैं पहले। तो ये आपको लिख लेना है कि 1.1 का 5वां सवाल है वो आपको हल करना है उसके इससे पहले, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क करने पर दोनों तरफ वर्क होगा रूट 3 स्क्वायर होगा 3 बचे तो इन्हें क्या नाम a स्क्वायर प्लस बटा में b स्क्वायर दोनों ही स्क्वायर होगी और स्क्वायर होने के बाद ये क्वेश्चन 3 b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर बटा में 3 आ गया। ये आ गया। यहाँ पे देखिए आप कि अगर ऐसी कोई संख्या है एक ही जगह पर ऐसी कोई संख्या है जो मैं यहाँ पे मान रखूं a का स्क्वायर करूं और उसमें 3 का भाग दूं तो मुझे b स्क्वायर प्राप्त होता है। कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है कि a स्क्वायर करने पर उसमें 3 का भाग देने पर मुझे क्या प्राप्त होता है b स्क्वायर प्राप्त होता है। यानी कि a स्क्वायर 3 से भाज्य तो a भी क्या होगी 3 से भाज्य होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं a स्क्वायर 3 से भाज्य है तो a भी 3 से भाज्य हो। बात समझ में आ गई कि मैं कल्पना करनी है, मानना है, रियल में नहीं है कि a स्क्वायर यहाँ पे कोई a है किसी का कोई मान है a की स्क्वायर करूंगा तब और स्क्वायर करने के बाद इसमें 3 का भाग दूंगा तो मुझे b स्क्वायर प्राप्त होगा। ये मैंने लिख दी a स्क्वायर 3 से भाज्य होगी तो a भी क्या होगी 3 से भाज्य होगी। अब यहाँ पे मानना है आपको a बराबर में 3 की a बराबर में k मानना है, ये तो आपको याद रहेगा। और किसको मानना है 3 मानना है जो रूट के अंदर हो ना वो संख्या आपको मानना है। रूट 3 है तो रूट 3 है तब तो 3 ले लीजिए, अगर रूट 5 है तो 5 ले लीजिए, रूट 2 है तो 2 ले लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है देखिए जो ये मान है समीकरण 1 में लिख दीजिए, इसको आप ऐसे लिखिए समीकरण 2 व 1 से समीकरण 2 का मान है वो 1 में लिख दीजिए a बराबर में a जहां पे लिखा है उसे लिख दीजिए। यहाँ पे 20 के बराबर में 3 के और इसकी होल स्क्वायर बटा में 3 तो 20 के बराबर में 3 स्क्वायर करेंगे 9 और यहाँ पे k स्क्वायर हो जाएगा और 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा तो 20 स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 k स्क्वायर और यहाँ से मैं k स्क्वायर का मान निकालूंगा तो क्या होगा कि 20 स्क्वायर बटा में 3 आ गया। ये मैं सिद्ध करना था, देखिए दो 3 में दे दिया इसको। अब हमारे पास क्या है इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे ऐसी कंडीशन होगी, यहाँ पे a स्क्वायर में 3 से लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे कि b स्क्वायर में 3 का भाग देंगे तो हमें k स्क्वायर प्राप्त होता है तो b स्क्वायर 3 से भाज्य है तो b भी क्या होगा 3 से भाज्य होगा। b स्क्वायर 3 से, क्योंकि अगर हम इसमें भाग देंगे ना तभी हमें k स्क्वायर मिलेगा, वरना अगर भाग नहीं देंगे भाग नहीं जाएगा तो k स्क्वायर नहीं मिलेगा। k स्क्वायर के जगह कोई संख्या है और b स्क्वायर भी कोई संख्या है और उस संख्या में अगर 3 का भाग देंगे तभी हमें k स्क्वायर मिलेगा। तो b स्क्वायर 3 से भाज्य है तो b भी 3 से भाज्य होगी। अब यहाँ पे कुछ बात लिखनी है कि प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के अनुसार a व b यहाँ भाज्य है, मतलब किसी न किसी संख्या में भाग जा रहा है और दोनों में जा रहा है। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग होता हो वो क्या होती है तो यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है विरोधाभास से प्रकट हो रहा है ये आपको दिख नहीं रहा तो अगर मैं जैसे बोल रहा हूँ आप ऐसे लिख लीजिए प्रकट हो रहा है। तो रूट 3 a क्या है ये के एलिमेंट्स है ये हो गया हमारे पास। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं जैसे जैसे बोला था वैसे भी बता लीजिए। ये था हमारा 11 नंबर। इसके बाद में आपको एक सवाल और देता हूँ 12 नंबर को आपको तैयार करना है क्योंकि पूजा शास्त्र सिंपल में छोटा सा सवाल है वो भी मैं आपको करवा के बता देता हूँ। ये आप बता लीजिए। ये यहाँ पे लिखा है इतना बताने के बाद यहाँ पे प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के अनुसार a और b यहाँ अभाज्य है, सॉरी यहाँ पे भाज्य है
तो विरोधाभास प्रकट, यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है और √3 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको लाइन स्वयं को लिखनी है कि यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है, तो इसलिए √3 क्या यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में परम सवाल है ये और शानदार, तो इसको वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए। चलिए इसके बाद में एक छोटा सा बस ऐसा ही है, 12 नंबर लगाना है इसके बाद में, और लास्ट और फाइनल है हमारा 12 नंबर। यहाँ पे दे देता हूँ आपको 7√5 माना 7√5 जब आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है और हम लेके क्या चलेंगे अपरिमेय संख्या ले चलेंगे। माना 7√5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है, तो इसके बराबर मानेंगे 1/b और यहाँ पे क्या है a, b सह अभाज्य है। आगे अब ए और बी, अब आपको वापस वही परेशानी करना, तो ये आपको 7 दिख रहा है, इसको बाहर में भेज दीजिए, लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या है ये √5 जो हमें पता है, क्यों हमने √3 √5 √2 √7 √11 √10 ऐसी कोई भी संख्या जो आपको हो गया सारी अपरिमेय संख्या होती है। ये हमने सिद्ध कर दिया, पहला ये सिद्ध कर दिया ना, तो उसी प्रकार आपने किस करनी है √2 की करनी है, √5 की करनी है, √7 की करनी है। तीन को खुद निकाल लेगा तो समझ में आएगा कि सर्व समान है, सर्व याद दिशी सर्व केस होता है इनमें, तो तीन निकालोगा इतना तैयार है। अब बात करते हैं, हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपने किताब में पहले भी देखी होगी, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के बराबर में हमेशा क्या आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगी, ये बात ध्यान रखिए। जैसे कोई भी प्लस की संख्या है, जैसे यहाँ पे बात करें एक पुलिस वाला है और उसके बराबर में सामने कौन खड़ा हो सकता है, पुलिस वाला खड़ा हो सकता है, याद रखिए। एक फौजी है उसके बराबर में कौन खड़ा हो सकता है, एक फौजी भी खड़ा हो सकता है, बाकी एक पुलिस वाला नहीं खड़ा हो सकता है। ऐसे आप समझते रहिए, याद रखिए, कैसे याद रखें, या फिर हम एक पुलिस वाला है, पुलिस की गाड़ी है, उसके सामने कौन सी गाड़ी खड़ी रह सकती है, पुलिस वाली गाड़ी रह सकती है, बाकी और भी तो ज्यादा नहीं सकती। एक फौजी है उसके बराबर में हमेशा फौजी ही बैठेगा, उसके बराबर में उसके जो साथ देगा वो फौजी ही देगा, दूसरा कोई पास जाकर नहीं देगा। तो इसी प्रकार आपको √5 एक क्या है एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर में हमेशा क्या होगी अपरिमेय संख्या ही होगी। तो ये हमें करना, मानिए कि यहाँ पे लिख देते हैं, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो a/7 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन प्रारंभ में मानेंगे अवधारणा के विरुद्ध, प्रारंभ में क्या मानता है अपरिमेय संख्या मानता है, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये भी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध, प्रारंभ में मानी गई अवधारणा के विरुद्ध विरोधाभास प्रकट हो रहा है, विरोधाभास हुआ है कि हमने जानबूझकर उसको गलत माना था, या फिर जो हमने पहले माना था कि ये सही है लेकिन बाद में पता चला कि ये गलत है। तो प्रकट हो रहा है जो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास हो गया, ये हमारा अंतिम 12 नंबर क्वेश्चन। अब
इसी सवाल के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। और ये हमारा पहली प्रश्नावली का मोस्ट प्रश्न था, कैसे लगा आपको बताना है। महामैराथन की ये रेस है, वो इन वीडियो को जो देखेगा और जो खुद ईमानदारी से तैयार करेगा वही इस रेस में विजेता होगा। मैन चैंपियन वो मैन विजेता है वही होगा जो इन सवालों को तैयार करेगा। और इससे बाहर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कोई भी सवाल बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार का वो सवाल तैयार करना।